नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। हल्ला बोल में तारीख पर तारीख। जी, ये हल्ला बोल की तारीख नहीं है, दरअसल ये तारीख है नोटबंदी की। 50 दिन हो चुके हैं। प्रधानमंत्री ने कहा था चौराहा चुन लीजिए, जिक्र उसका नहीं कर रहे हैं, उसके आगे का जिक्र हो रहे हैं, क्योंकि एसबीआई की चेयरमैन कहती हैं कि अभी तारीख और आपको आगे बढ़ानी होगी, फरवरी तक जाना होगा। तकलीफ का ताप कम हुआ है, जलन बाकी है, बहुत सारे मुहावरे गढ़े जा सकते हैं, लेकिन नोटबंदी की मुश्किलों से निजात मिलेगी कब तक कोई नहीं जानता। चर्चा आज होगी, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। नोटबंदी पर 50 दिनों की मियाद पूरी हुई। कतारों में कसमसाती जनता को थोड़ी राहत तो मिली है, लेकिन बैंक के वो पुराने वाले दिन लौट कर नहीं आए हैं। भीड़ छोटी जरूर हो गई, लेकिन खाली एटीएम कम दिख रहे हैं, और जहां एटीएम खाली दिख रहे हैं वहां पैसे किस्मत से ही निकल रहे हैं। हालांकि हालात में सुधार के आसार हैं। खुद प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि नए साल में दिन बहुरेंगे। अब प्रयास यह है कि नववर्ष में हो सके उतना जल्दी अन्य स्थिति की तरफ ले जाया जाए। 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाइयों बहनों। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार है। ये अलग बात है कि स्टेट बैंक की एमडी को लगता है कि हालात सामान्य होते होते 2 महीने और खिंच जाएंगे। कैश के ऊपर एग्जैक्टली बोलना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए क्योंकि कैश की विड्रॉल के ऊपर अभी पाबंदी लगी हुई है। सो लोग उतना ही कैश ले पा रहे हैं जितना अलाउड है। द रेस्ट दे आर नॉट एबल टू एक्सेस। राजनीतिक दलों ने नोटबंदी का विरोध जारी रखा है। मायावती ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर हमला बोला है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश में काला धन व भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के नाम पर वह बिना पूरी तैयारी के ही फैसला लिया है, तो ये सब यहाँ आजाद भारत के इतिहास में एक ऐसा काला अध्याय के रूप में दर्ज हो जाएगा जिसे लोगों के लिए चाहकर भी भुला पाना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन। इन सभी परिस्थितियों और सच्चाइयों के बीच एक सच ये भी है कि अभी भी बैंकों में थोड़ी गफलत है। 31 दिसंबर के बाद उन्होंने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पर ट्रांजैक्शन पर सर्विस चार्ज वसूलना शुरू कर दिया है। रिजर्व बैंक से नोट बदलवाने की प्रक्रिया आसान नहीं है। जिनके पास कुछ पुराने नोट रह गए हैं, उन्हें रिजर्व बैंक के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। 1 जनवरी से एटीएम से पैसे निकालने की सीमा 2500 से बढ़ाकर 4500 कर दी गई है, लेकिन एटीएम में पैसे आसानी से होते नहीं हैं। कुल मिलाकर हालात अब भी पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाए हैं। 50 दिनों की मियाद पूरी होने के बाद नोटबंदी का असर बाकी है। दर्द कम जरूर हुआ है, लेकिन रह रहकर जिस्म के कुछ हिस्सों से टीस उठती है। क्या जाने तीमारदारी कब तक पूरी होगी। आज तक ब्यूरो। जिक्र तो देश में ब्लैक मनी का हो रहा था, लेकिन मायावती कह गई काला अध्याय। चलिए, हमारे साथ बीजेपी के नेता श्रीकांत अतुल अंजाम साहब, सीपीआई के नेता पीएल पुनिया साहब कांग्रेस के नेता, और हमारे साथ आरबीआई के पूर्व डायरेक्टर विपिन मलिक साहब भी हैं। विपिन मलिक साहब, एसबीआई चेयरमैन ने जो कहा कि फरवरी तक स्थिति डावाडोल रहेगी, अनुकूल तब तक हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि अभी तो कैश पर एक पाबंदी है, लेकिन कैश जिस दिन पूरा रिलीज करने की स्थिति में आ जाएंगी फिर हम कह भी नहीं पाएंगे और कितने दिन क्या लगेंगे। स्थिति क्या वाकई जो एक साथ विड्रॉ किया गया और अब जो स्थिति है उसमें कोई डेट निर्धारित नहीं की जा सकती है मलिक साहब? मेरी जो अपनी फीडबैक आई है उसके हिसाब से 15 जनवरी तक ईज आउट हो जाएगी सिचुएशन। ये रिजर्व बैंक के किसी ऑफिसर से मैंने बात की थी इनफॉर्मली, और उन्होंने कहा कि 15 फरवरी तक टोटल नॉर्मल सिचुएशन हो जाएगी। प्रॉब्लम जो कैश की आ रही है, हमारी जब तक होल्डिंग मेंटेलिटी जो होती है ना, चाहे अगर किसी को पता लग जाए कि किसी चीज की शॉर्टेज होने वाली है तो हम होल्ड करके बैठ जाते हैं। इसी तरह लोग करेंसी भी होल्ड करके बैठ गए हैं, और उसी की वजह से ये कैश ट्रांजैक्शंस भी कम हो रही हैं और कैश की अवेलेबिलिटी भी कम हो रही है। बट 15 फरवरी के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नॉर्मल
ऑपरेशन शुरू हो जाएंगे। अच्छा मलिक साहब, आपने जिक्र कर दिया हाँ, कि एक होर्डिंग चीज़ करके कह बैठ दूं जाते हैं। मलिक साहब एक कि मिनट, मेरा मलिक साहब एक मिनट, हमारे पास एक डाटा है, उसके हिसाब से देश में लगभग जी 21 करोड़ 90 लाख लोग ऐसे हैं जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर, असंगठित क्षेत्र से हैं और नगदी पर ही इनका जीवन टिका हुआ था। वो रोजगार में वहां परेशानी आ गई है, काम मिल नहीं रहा है, काम हो नहीं रहा है। तो जब हम ये बात करते हैं होर्डिंग की पैसे, तो आप शहरी मिजाज की जिक्र कर रहे थे, लेकिन जो एक क्राइसिस है ओवरऑल, आपको लगता है इस सोशल इंडेक्स के जरिए और सामाजिक आर्थिक स्थितियों का भी कोई अध्ययन होना चाहिए या है आपके पास? मैं बिल्कुल आपके से सहमत हूं इस बात पे कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो है वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुआ है उसमें, और स्मॉल सेक्टर ज़्यादा अफेक्ट हुआ है। और लेकिन जब आप उनसे इंटरव्यू करते हैं टीवी पे, तो वो कहते हैं कि हमें थोड़ी बहुत तकलीफ आ रही है लेकिन हम तकलीफ सहने को तैयार हैं। वो ये कहते हैं कि सिर्फ ब्लैक मनी जो है, जो कि एक कैश इज फैसिलिटेटर है ब्लैक मनी का, जब ये स्टॉप हो जाएगा तो रियली हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ शुरू हो जाएगी। ये आप ही के टीवी चैनल जब दिखाते हैं, हाँ, तो हमें भी लग रहा था आप टेलीविजन चैनल देख के ये सब बोल रहे हैं कि लोग बड़े खुश हो जाते हैं। हम भी टेलीविजन, नहीं हाँ, आपने ये ठीक कहा, लेकिन हमने आज सुबह भी एक रिपोर्ट दिखाई थी, किसानों की क्या हालत है, मजदूरों की क्या हालत है, जो मध्यम और लघु उद्योग है वहां क्या हालत है, बड़ी बुरी हालत है। अब लोग नहीं कह रहे हैं कैमरा जा रहा है, तो वो 30 तारीख तक कहते थे, आप सही कह रहे हैं। अब मसला राष्ट्र निर्माण से आगे निकल गया है। श्रीकांत जी, ये जो तारीख का चक्कर है और मुश्किल हालात का जिक्र है, तो आपको क्या लग रहा है कि टेलीविजन पे खुशनुमा माहौल और शहरी मिजाज उस दर्द को थाम लेगा जो दर्द गांव में है, छोटे सेक्टर में है, जहां नगदी से करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए, काम नहीं मिल रहा है, उन स्थितियों को थाम लेगा? श्रीकांत जी देखो प्रसन्न जी, आप जो बात कह रहे हैं वो, मैं भी गांव से ही आता हूं। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि लोगों को दिक्कतें नहीं हुई, मैं ये भी कहूंगा कि ये भी मालूम है लोगों को कि सरकार की जो इंटेंशन है उसमें लोगों को दिक्कत नहीं देने की, हमेशा के लिए लोगों की दिक्कतें समाप्त करने की है। इसलिए लोगों को एक उम्मीद भी है कि ये सरकार एक अच्छी इंटेंशन के साथ काम कर रही है। अब गांव में प्रसून जी, अगर आपका एक खाता है तो आपको एक महीने में 1 लाख रुपए आप निकाल सकते हैं, और एटीएम में भी अब छूट दे दी है, अब 4500 रुपये आप हर एक दिन में निकाल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि गांव के, अगर आप पृष्ठभूमि की बात कर रहे हैं, तो गांव में गांव का खर्चा, क्योंकि गांव में भैंस से दूध मिल जाता है, खेत से सब्जी मिल जाती है, और गेहूं हमारे खेत में पैदा होता ही है, दाल भी पैदा होती है, तो एक घर में लगभग 12 या 15 हज़ार में हमारा पूरे घर का खर्चा चल जाता है। बहुत ज़्यादा ही अगर सब कुछ आपको मार्केट पर निर्भर करना पड़ता है तो 15 से 20 हज़ार रुपये। तो गांव की दिक्कत तो आप छोड़ दीजिए, गांव में दिक्कतें नहीं हैं, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि थोड़ा लोगों की नौकरियां जा रही हैं, रोजगार समाप्त हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी भी है कि वो हमेशा के लिए तो कोई चीज़ समाप्त नहीं हो रही है। जो लोग मजदूरों का शोषण करते थे, मजदूरी कराते थे किसी और रेट पर और पैसा देते थे किसी और रेट का, तो अब इस बहाने, इस प्रयोग के माध्यम से उनको कम से कम उनकी जो मजदूरी है, जो उनका हक बनता है, वो भी कम से कम बैंक के माध्यम से उन लोगों तक पहुंचेगा। गांव के गरीब के लिए आप देखिए, हमने जिस तरह से नहीं, हम उस पे नहीं जा रहे। एक मिनट श्रीकांत जी, आपने ठीक कहा। देखिए, प्रधानमंत्री ने भी अपने भाषण में कहा, कोई गलती मैंने की हो, कोई गलत इरादा मेरा हो, तो मुझे जो सजा कहिएगा दे देंगे। लेकिन हमें लगता है सरकारें गलती और गलत इरादे के लिए नहीं चुनी जाती है, इंप्लीमेंट कैसे करना है इस देश में सरकार का मतलब वो होता है। गलती हम आप कर सकते हैं या नहीं करें, इरादे हमारे आपके गलत हो सकते हैं, लेकिन देश का प्रधानमंत्री अगर इस तरह से कहेगा, इंप्लीमेंट कैसे हो, इस पे वो खामोशी बरत रहे हैं। इंप्लीमेंट गलत खामोशी नहीं है प्रसून जी, मैं थोड़ा सा, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, मैं थोड़ा दुरुस्त कर दूं, कहीं कोई खामोशी नहीं है। उन्होंने कहा कि 50 दिन की दिक्कत है, उसके बाद आपकी दिक्कतों का धीरे धीरे समाधान होता हुआ जाएगा, और समाधान हो भी रहा है। दिक्कत थोड़े बहुत कहीं ना कहीं, देखिए, कुछ राजनीतिक दलों को दिक्कत हो सकती है, कुछ मीडिया के कुछ लोगों को दिक्कत हो सकती है। जनता को दिक्कतों के बावजूद भी जनता इस मुहिम में प्रधानमंत्री के साथ खड़ी है, क्योंकि जनता को इस बात का विश्वास है कि लंबे समय के लिए जो दिक्कतें थी इस देश के अंदर, क्योंकि भ्रष्टाचार, प्रसून जी आप भी मानते हैं इस बात को, भ्रष्टाचार एक बड़ी दिक्कत इस देश में रही है, और जीवन का एक हिस्सा भ्रष्टाचार बन गया है। और भ्रष्टाचार को जीवन के हिस्से से निकालकर ईमानदारी को हम जीवन का हिस्सा बना रहे हैं, तो शुरुआत में थोड़ी तकलीफ तो आएगी प्रसून जी। अतुल अंजान जी, करप्शन खत्म हो रहा है? पुण्य प्रसून वाजपेयी जी, मैं आपको
बधाई इसलिए दो नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ कि लगातार आप इस महत्वपूर्ण विषय को जनता में एक आस के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। सच्चा वो पक्ष जो पटाक्षेप हो गया है जिसका, और जिसको पटाक्षेप कराने की कोशिश की जा रही है, उसको आप बार बार फोकस में ला रहे हैं। मैं आप ही की बात से कहूं कि प्रधानमंत्री का भाषण आपने कहा ना कि कहीं उन्होंने नहीं कहा था कि धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। बहनों और भाइयों, 30 दिन 50 दिन चाहिए, 30 दिसंबर तक। उसके बाद चाहे जो सजा दे देना, सजा तो दूसरे लोग पा रहे हैं, जनता अब सजा पा रही है। एक प्रधानमंत्री थी पुन प्रसून जी, जिन्होंने एक भाषण किया था कि मेरे एक एक खून का कतरा देश के काम आएगा। दूसरे दिन वो मारी गई इंदिरा गांधी जी। एक प्रधानमंत्री वो थी, बोल के चली गई। एक प्रधानमंत्री जी ने देश से कहा कि हमें 30 दिसंबर तक का समय दीजिए, उसके बाद कुछ सब ठीक, जो सजा चाहिएगा दे दे। क्या सजा देंगे? जुगलबंदी हो रही है। अब तो नहीं, अतुल अंजान जी एक चीज बताइए। हम देखिए लगातार आपने ठीक कहा, हम लोग इस मुद्दे को उठा रहे हैं। अतुल अंजान जी एक मिनट सुन तो लीजिए। एक मिनट सुनिए, हम आपको जरा सा आगे खड़ा करना चाह रहे हैं। एक मिनट सुनिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा जीडीपी बढ़ जाएगा, जीडीपी बढ़ जाएगा। अरे हुजूर, सब चौपट हो गया, मान लिए उसी पर जीडीपी बढ़ जाएगा, जीडीपी बढ़ जाएगा। इन 3-4 महीनों में क्या हुआ? नहीं सुनिए अंजान साहब, एक मिनट हमारी बात तो सुन लीजिए। गैस के दाम बढ़े, हम जरा डीजल के दाम बढ़े, सब मान लिया हमने। अब मेरी बात सुन लीजिए ना, जो हमें बोलना है वो आप बोल रहे हो, और हमें जो आपसे कहलवाना है वो आप नहीं बोलोगे। आपने कह रहे हैं, बता रहे हैं विदेशी निवेश में कमी आ गया, असंगठित क्षेत्र में रोजगार का संकट है, शेयर मार्केट डामाडोल है। 2 तारीख को जो पहली बार जब मार्केट खुला तो डॉलर जो था 30 पैसे टूट गया, 68 रुपए 22 पैसे पर पहुंच गया। मैन्युफैक्चरिंग संकट क्षेत्र में संकट है, सेवा क्षेत्र में गिरावट है। हम सब बात मान रहे हैं, लेकिन अब हमको एक दूसरी स्थिति में ले आइए। प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, लेकिन पूरा देश एक चीज समझ रहा है, थोड़ी इसकी सीरियसली इसको समझिए। अगर आप ही प्राइम मिनिस्टर आज हो जाए, आपके पास कोई उपाय है इसको पटरी पर लाने की? स्थिति, देश जिस स्थिति में जाकर खड़ा है इस नोटबंदी के बाद, आपके पास अल्टरनेटिव्स हैं कुछ? क्या हाँ है। क्या होगा बताइए, कैसे होगा? बताइए कैसे होगा? अगर मैं ऐसी स्थिति पैदा करूंगा तो उससे पहले अपने मंत्रियों से बात करूंगा, अपने सहयोगियों से बात करूंगा। एक झटके में थोड़ी कर दूंगा। मुझे पता लगेगा कि अगर तो हो गया आपने तो क्या हमारे पास अंजान साहब, अब तो हो गया। अब हम ठीक करना चाहते हैं। हो गया अंजान साहब, अब हम लोग मिलकर आज ठीक करना चाहते हैं। दिशा, ऑप्शन क्या है? प्रधानमंत्री एक अनगाइडेड मिसाइल के रूप में काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री एक अनगाइडेड मिसाइल हैं। प्रधानमंत्री एक अनगाइडेड मिसाइल है, जिसको जहां चाहते हैं वहां घसीटते हैं, रपटाते हैं, उस शब्दों का प्रयोग करते हैं, कहां कहां चले जाते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं है। आखिर कोई रिस्पांसिबिलिटी लोकतांत्रिक व्यवस्था में होगी। आप इस बात गौर कीजिए पुन प्रसून जी कि इस बार अतुल अंजान जी ये सब बात जब आप बोल रहे हैं, हम लोगों ने इमरजेंसी में भी देखा है और आपने भी देखा है। देखिए इमरजेंसी भी लगी थी इस देश में, फिर हम वहां पर आ जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस उस समय भी था, वो भी अनगाइडेड चली थी चीजें। उस समय भी हाईकोर्ट का फैसला आया था, उस समय तो सुप्रीम कोर्ट पर उंगली उठने लगी थी। हम वो नहीं आ रहे, हम कह रहे हैं कि जिस स्थिति में देश खड़ा है अंजान साहब, अल्टरनेटिव क्या है पटरी पर? आज भी उठ रही सुप्रीम कोर्ट पर उंगली। क्या आपकी बात को प्रधानमंत्री जी मान लेंगे? तो मैं कहूं बताएं तो कम से कम मैसेज तो दें देश के सामने। तो मैं कह रहा हूं, बताइए, कह रहा हूं कि सबसे पहले सेक्रेटरी हो साहब सीपीआई, बताइए। मैं कह रहा हूं आपको ये नहीं किसी, अब आ रहा हूं मैं कहूं, आप ही ने घोषणा की 31 तारीख की रात में कि साहब रबी और खरीफ के ऊपर हमने जो है जो लोग ले रहे हैं वो 60 दिन का आपने कहा कि उसके ऊपर जो ब्याज है वो माफ कर दे। रबी एक फसल को करने में 4 महीने लगते हैं, 2 महीने का माफ, 2 महीने की चढ़ाई। इस 800 रुपए आपने माफ किए हैं और आपने 2400 रुपए की चोट पहुंचा दी। मैं कह रहा हूं कि आप देखिए देश की स्थिति क्या। सबसे पहले आप नोटों का प्रबंध कीजिए, छपाई का प्रबंध कीजिए। विदेशों से कागज, जो 20,000 मीट्रिक टन कागज छापने के लिए नोट हैं जो भारत में नहीं छपते, बाहर से बनाए जाते हैं, मंगाए जाते हैं, उनका इंतजाम कीजिए। फिर तीसरी बात, आप बोलिए, देखिए क्या हो रहा, महंगाई को कैसे रोकेंगे? आप महंगाई को रोकेंगे तो लोगों के अंदर एक विश्वास पैदा होगा। पुनिया साहब, हम इस बात को जरा आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए एक जिक्र निकल कर आया कि नोटों का इंतजाम कीजिए, नोटों को छापिए। 4 जगह पर नोट छपते हैं, 3 शिफ्ट में काम हो रहा है। 1 बरस लग जाएगा, जितनी बड़ी तादाद में नोट बाहर हुए उतने बरस लाने में 1 बरस लग जाएगा मिनिमम। सालबोनी में कह रहे हैं कि हम 2 शिफ्ट से ज्यादा काम नहीं करेंगे।
अल्टरनेटिव हम इस स्थिति में देश आ रहा है कि क्या वो सोचे कि क्या रास्ता निकलना चाहिए, या हम सोचे कि प्राइम मिनिस्टर के डिसीजन गलत थे, अब उस दिशा में हम अपनी राजनीति को शुरुआत कर दें। हमारे पास ऑप्शंस कुछ बच रहे हैं कि नहीं बच रहे हैं? पुनिया साहब। देखिए, सबसे पहले तो ये तो कहना ही पड़ेगा कि प्रधानमंत्री जी का जो असेसमेंट था वो गलत निकला। 50 दिन में स्थिति सामान्य नहीं हुई। ठीक है। उन्होंने राष्ट्र के नाम संदेश में ये कहा कि हमने सभी संबंधित अधिकारियों को, बैंकों को निर्देश दिए कि स्थिति सामान्य की जाए। और अभी कहा गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से और मलिक साहब जो बैठे हैं इनकी तरफ से कि 15 फरवरी तक स्थिति सामान्य हो जानी चाहिए। तो कैसे सामान्य हो जाएगी? नोट छापने की प्रिंटिंग प्रेस है, उनकी क्षमता सबको मालूम है, और उसके हिसाब से कहते हैं कि 8 महीने लगेंगे। जितने नोट हमने लिए हैं वापस उसको दोबारा मार्केट में लाने के लिए, उसका रिप्लेसमेंट के लिए 8 महीने लगेंगे। तो कैसे स्थिति सामान्य होगी? और प्रधानमंत्री जी कल लखनऊ में अपने सार्वजनिक सभा में संबोधन कर रहे थे, उन्होंने एक शब्द भी नोटबंदी के बारे में नहीं कहा। वो इसलिए कि कुछ बताने के लिए था नहीं, वो पूरी तरह से फेल जो हुआ। और मैं समझता हूं कि ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है, बगैर सोचे समझे, बगैर होमवर्क किए हुए इस नोटबंदी को लागू कर दिया गया। अब इसके बारे में जो सुझाव है, जो उसका संशोधन है, अगर जनता की पीड़ा को समझने वाली सरकार है तो सरकार को सामने आना चाहिए। सरकार को उसके बारे में एक मैसेज निकल रहा है कि अल्टरनेटिव इकोनॉमी की सोच प्रधानमंत्री ने सोची जरूर, लेकिन इंप्लीमेंट करने के दौरान इकोनॉमी के वही रास्ते फिर से आ गए जो बाजार पे टिके हैं, जो कहीं पश्चिमीकरण है, विदेशी निवेश अभी भी चाहिए, पूरी रोजगार व्यवस्था उसी पर टिकी हुई है। यानी इकोनॉमी मुनाफे पर टिकी हुई हमें चाहिए। आपको लगता है कुछ गड़बड़ियां हुई हैं श्रीकांत जी? शायद हम उसको पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहे हैं। हालांकि आपकी चर्चा का केंद्र बिंदु वो गरीब कल्याण जरूर रहता है। मैं अपने काबिल मित्रों के सवालों का जवाब तो निश्चित रूप से दे सकता हूं, लेकिन मैं अभी सिर्फ आपको आपकी चर्चा पर केंद्रित रखना चाहता हूं। क्या प्रसून जी, अच्छी बात नहीं है कि इस देश के अंदर जो मजदूरों को मिनिमम जो पेंशन मिलती थी, पहले 50 रुपए 70 रुपए मिलती थी, आज उसको हमने 1000 रुपए करने का काम किया है? क्या ये अच्छी बात नहीं है कि गरीब का जो घर बनाने का सपना है, 12 लाख रुपए तक के उसके कर्ज पर हमने 3% सिर्फ उससे ब्याज लिया जा रहा है? और गांव का जो रहने वाला किसान का बेटा है, जो अपने घर के बाहर कुछ बनाना चाहता है, अपनी गाय भैंस के लिए, सर्दी के लिए कुछ टीन टप्पर डालना चाहता है, उसको 2 लाख तक का कर्ज हम लोग दे रहे हैं 3% के हिसाब से। क्या ये अच्छी बात नहीं है कि हमने नाबार्ड के माध्यम से 21,000 को हमने 42,000 करोड़ कर दिया, जिससे किसान को आसानी से ऋण मिल सकता है? क्या ये अच्छी बात नहीं है कि हमने 80,000 करोड़ प्रधानमंत्री सिंचाई माध्यम के नाते गांव के लिए पानी की व्यवस्था की? क्या अच्छी बात नहीं है कि हम नीम कोटेड यूरिया लोगों को दे रहे हैं? क्या ये अच्छी बात नहीं है कि हमने एमएसपी बढ़ाने का काम किया है सिर्फ 2.5 साल में 2 बार? तो आप गरीब किसान की पहले बात करते थे अतुल अंजान साहब, और हमारे काबिल मित्र जो कांग्रेस के हैं, तो आज गरीब और कल्याण के लिए काम हो रहे हैं, किसान के लिए काम हो रहा है, मजदूर के लिए काम हो रहा है। आपको इतनी दिक्कत क्यों है? आपको क्या इस देश के गरीबों से कोई हित नहीं है? क्या मजदूर से आपका कोई प्रेम नहीं है? किसान से इतनी आपको नफरत क्यों है? ये सरकार जब गरीब कल्याण के काम कर रही है तो आपको दिक्कत है, सरकार जब काले धन पर कार्रवाई करती है तो आपको दिक्कत है, सरकार जब भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करती है तो आपको दिक्कत है। तो कम से कम आप अपना माइंड मेकअप करके रखिए, आप विरोध करिए, स्वागत है आपके विरोध का। एसबीआई के चेयरमैन का कहना है कि फरवरी तक स्थिति अनुकूल होगी। विशेषज्ञों की राय है कि यह अप्रैल तक भी जा सकता है। और इन सब के बीच सरकार का मानना है कि नोटबंदी के बाद स्थिति अनुकूल धीरे धीरे हो रही है। सिमट, हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि कुछ आंकड़े हमारे पास ऐसे हैं जिसके जरिए क्या आरबीआई आने वाले वक्त में कोई नया निर्णय भी ले सकती है, क्या सरकार कुछ नए निर्णय के साथ फिर सामने आ सकती है। ऐसे कुछ चर्चा हो रही है नोटबंदी के मद्देनजर। क्या बार बार तारीख बदल रही है या तारीख दर तारीख आगे बढ़ती चली जाएगी? विपिन मलिक साहब, एक सवाल ये महत्वपूर्ण है कि किसी भी देश की इकोनॉमी कैसे रहे, उस पर कौन सी पॉलिसी रहे, आरबीआई का भी एक बड़ा योगदान रहता है, भारत में है। तो क्या मौजूदा वक्त में जो हमारी इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, मान लीजिए 4% नीचे आया है, ऑटो बिल्डिंग मटेरियल ग्रोथ है वो माइनस में आया है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तकरीबन 3% एक महीने के भीतर आया है नीचे 2.93, ये अपने आप में
क्या आरबीआई अपने तौर पर इसका प्रयास करती है कि अगर मान लीजिए कैश कब तक पूरा होगा, तारीख पे तारीख आ रही है उसको छोड़िए, कोई न्यू स्कीम लेकर आए जिससे जो स्थितियां भारतीय अर्थव्यवस्था की थी उसको कैसे जल्दी से जल्दी पटरी पर लाया जा सके, या ये पूरी तरह पॉलिटिकल डिसीजन होता है? मलिक साहब। नहीं, आरबीआई का रोल इन चीजों में बहुत कम होता है एक्सेप्ट फॉर द मॉनेटरी पॉलिसी। और मॉनेटरी पॉलिसी तो आएगी क्योंकि अभी आज की डेट में आपने जितने भी सेक्टर दिए हैं उसके अलावा सबसे बड़ा सेक्टर जो है वो तो नॉन बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर है, जिसके 2 साइकिल्स जो हैं वो रिकवरी साइकिल्स निकल गए हाथ से। इसी 2 रिकवरी साइकिल्स निकल जाएं तो आरबीआई को अब बैंकिंग सेक्टर और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज को अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में डिसीजन देना पड़ेगा कि भाई इसको कैसे एडजस्ट करना है, वेदर डेफरमेंट ऑफ इंटरेस्ट देना है या आरबीआई सब्सिडी देगी या गवर्नमेंट सब्सिडी देगी, इंटरेस्ट जो है वो कैसे चलेगा। तो आरबीआई एनपीए को लेकर भी कोई निर्णय दे सकती है? आरबीआई डेफिनेटली डायरेक्शंस दे सकती है, बिल्कुल दे सकती है। तो उसने दिया क्या? और रीस्ट्रक्चरिंग के लिए निर्णय दे सकती है। मैं 2 साइकिल की बात कर रहा हूं, 2 साइकिल तो चले गए। मैं पुराने एनपीएस की बात नहीं कर रहा, लेट मी बी वेरी क्लियर। पुराने एनपीएस का क्या होगा मुझे नहीं पता, उस पर भी हो सकता है कि इस पीरियड में कई एनपीएस ऐड हो गए हो, क्योंकि आफ्टर ऑल रियल एस्टेट को छोड़ के मेटल इंडस्ट्री, जो गोल्ड इंडस्ट्री थी वो तो अफेक्ट होगी, लग्जरी मार्केट अफेक्ट होगी, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। अब ये बताइए कि जो 50 दिन में लगभग 64 नियम बदले गए आरबीआई के जरिए इस नोटबंदी के दौर में, वो आरबीआई का फेलियर है या पॉलिटिकल डिसीजन गड़बड़ था, इसलिए इंप्लीमेंट करने के लिए डिसीजन चेंज लाए जा रहे थे? 64 डिसीजन बदले गए या नए नियम आए? नहीं सर, देखिए मैं आपको इसमें मैं ये कह रहा हूं कि आरबीआई का ये डे टू डे जो 64 सर्कुलर आए या जितने भी सर्कुलर आए, दैट वाज के भी उस टाइम सिचुएशन वॉच कर रहे थे। किसी को ये तो नहीं पता था कि एक चीफ सेक्रेटरी एक स्टेट का करेंसी मैनेजमेंट कर रहा है फॉर पॉलिटिकल पार्टी और फॉर हिमसेल्फ। तो ये चीजें जो हैं जैसे जैसे देखते गए, और भैया बैंकिंग सेक्टर ही लग गया है पैसे बनाने के लिए, हालांकि बहुत ही स्मॉल परसेंटेज थी। तो जैसे जैसे आरबीआई नोटिस करती गई वैसे वैसे सर्कुलर निकालती गई। रिस्ट्रिक्शन 4,500 से 2,500 भी, इसलिए कि सेम आदमी उसी लाइन में लगने शुरू हो गए, और या इंक लगाना, ये चीजें जो है जैसे जैसे डेवलपमेंट देखते गए वो करते गए। किसी ने अंदाजा लगाया था कि पॉलिटिकल पार्टीज में, आप ही किसी चैनल में किया है कि पॉलिटिकल पार्टी जो हैं वो 40% प्रीमियम लेके कैश एक्सचेंज कर रही हैं। कुड आरबीआई थिंक ऑन दोज लाइंस? नहीं, ठीक है, इस बातों का आप जिक्र कर रहे हैं चूंकि आप पॉलिटिशियन नहीं हैं, लेकिन अतुल अंजान साहब, हम जरा सा इससे आगे ले जाएं। वोरा कमेटी की रिपोर्ट तो 93 में ही आई थी। पॉलिटिशियंस कितने करप्ट हैं ये उसी समय आ गया था, किस तरीके से नेक्सस है, कैसे होर्डिंग होती है, फिर हवाला का जिक्र हुआ था, ये बहुत सारे प्रोसेस है। लेकिन क्या मौजूदा व्यवस्था में जब बात करप्शन की हो रही है, और श्रीकांत जी ने कहा करप्शन देखिए हटाने के लिए सारी चीजें हैं, तो क्या वाकई ये पाक साफ गंगा आपको लग रहा है कि बहेगी? इस स्थिति में है, तारीख तो अलग मसला हो गया, लेकिन जो कहा जा रहा है। पुण्य प्रसून जी, एक बात आपको कहें चलते हुए, आपका ये प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा, लेकिन आरबीआई क्या है? इस पूरे विमुद्रीकरण के दौर में अगर किसी एक संस्था का अवमूल्यन हुआ है तो अवमूल्यन हुआ है आरबीआई का। मॉनेटरी पॉलिसी, मलिक जी जो बोल रहे हैं बैठ करके, मलिक जी बड़े गार्डेड शब्दों में बोल रहे हैं। इनके ये आप कह रहे हैं पॉलिटिशियन नहीं है, बहुत जबरदस्त पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं। ये आरबीआई जो है वो ऐसा होगा, सेकंड हाफ में होगा, थर्ड हाफ में। पूरी की पूरी आरबीआई को ये बताना चाहिए था कि हम विमुद्रीकरण कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर बता रहे हैं क्या क्या पॉलिसीज होंगी, ये आरबीआई के गवर्नर नहीं बता रहे हैं, ये दास साहब जो भारत के वित्त सचिव वो बता रहे हैं। 56 घोषणाओं में सिर्फ 9 घोषणाएं आरबीआई की तरफ से हुई, बाकी सारे डिसीजन पॉलिटिकल लेवल पे हुए हैं। आप एनपीए वो क्या बनाएंगे? टोटल पूरी परिस्थिति में बैंकों को पंगु कर दिया। और आप बताइए ना, देश को जानने का हक नहीं है कि अब तक आरबीआई ये बताए देश को कि कितने नोट छपे,
कितनी भाषा के छपे? प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि 86% तो 500 और 1000 के हैं। आपने कितने छापते? 100 रुपए के नोट आपने छापे कि नहीं छापे? आप 500 और 1000, 500 अब लाए हैं, 2000 के नोट छापे। ये कौन सी लॉजिक है कि 2000 का नोट जो है उससे जो है भ्रष्टाचार रुकेगा और 1000 के नोट को गायब करे? ये सारे सवालों का जवाब देना। और मैं अब क्या कहूं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन अरुंधति भट्टाचार्य ने कह दिया कि फरवरी तक, और आप कह रहे हैं कि मुझे किसी अधिकारी ने बताया। आप कौन होते हैं बताने वाले? देश के प्रधानमंत्री बताएं कि फरवरी तक होगा, आप देश के गवर्नर रिजर्व बैंक के बताएं कि फरवरी तक होगा, या अब बड़े मुश्किल में नीति आयोग जो है, जो अब तक अनीति और दुर्नीति के चक्कर में फंसा था, अब उसने कुछ अपने रंग दिखाने शुरू किए हैं। ये पॉलिसी पैरालिसिस जो है, ये पॉलिसी पैरालिसिस के चलते आप ये देखें ना, हम लोग मनमोहन सिंह के सरकार में कहते थे पॉलिसी पैरालिसिस, ये डिमोनेटाइजेशन का पॉलिसी पैरालिसिस। आप देश जान नहीं पा रहा है। आपने कहा, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 31 मार्च तक लोग आरबीआई में जाकर के अपने नोट बदल सकते हैं, और आज आप देख रहे हैं कि आरबीआई के सामने लोग लड़ाई लड़ रहे हैं क्योंकि आरबीआई कह रहा है कि हम लेंगे ही नहीं नोट। कौन सी नीति है? दायां हाथ को नहीं मालूम कि बायां हाथ क्या कर रहा है, बाएं हाथ को नहीं मालूम कि दायां हाथ क्या कर रहा है। प्रधानमंत्री जी, अपने मंत्रियों को बुलाकर और रिजर्व बैंक को बुलाकर ये डिमोनेटाइजेशन के बाद जो सारा आपने अभी बताया वाजपेयी जी, 50 लाख जो करीब ये बिलासपुरिया मजदूर हैं जो बिल्डिंग बनाने में लगे थे, बंद हो गए, उनका काम छिन गया। उसके चलते जो क्लीन वर्कर्स जो ईंटा पाथने का काम करते थे वो बंद हो गया। ट्रैक्टर ट्रॉली के ऊपर जो ईंटा लट के जाता था सब खत्म हो गया। ये बहुत ही बड़े आंकड़े हैं सवाल, लेकिन एक अंजन साहब जो इस बातों का जिक्र कर रहे हैं, हम लोग बार बार उस इशू पर आना चाह रहे हैं। पुनिया साहब, जिस बात का प्राइम मिनिस्टर जिक्र करते हैं, जब करप्शन का जिक्र करते हैं, यकीनन भारत करप्शन से बहुत प्रभावित था और करप्शन का जिक्र 2014 के इलेक्शन में बार बार हो रहा था। क्या वाकई करप्शन एक ऐसा इशू है जिसको ठीक करने के लिए देश को इस परिस्थिति में लाना सही था, या फिर सिर्फ इंप्लीमेंटेशन की गड़बड़ी है क्या? मुश्किल क्या है? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जब नोटबंदी का निर्णय लिया तो उन्होंने काले धन के बारे में जिक्र किया, उन्होंने भ्रष्टाचार के बारे में जिक्र किया, उन्होंने टेररिज्म के बारे में, फेक करेंसी के बारे में जिक्र किया। अब 50 दिन भी पूरे हो गए, उसके नतीजे भी सामने आ गए, और उसका सवाल पूछा गया था कि कितना काला धन इसके नोटबंदी के बाद सामने आया, उसका कोई जवाब नहीं है। कितना भ्रष्टाचार में कमी आई, बल्कि जब नोटबंदी की घोषणा हुई है उसके 2 दिन बाद गुजरात में किसी पोर्ट ट्रस्ट के अधिकारी वो रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। वो उस रिश्वत में 2000 के नए नोट थे। और जो टेररिज्म की घटनाएं आप कह रहे हैं, टेररिज्म की घटनाएं तो बड़ी हैं, बल्कि टेररिस्ट जो मारे गए उसमें फेक करेंसी नहीं थी उसके पास में, वो नई 2000 रुपए के नोट उसकी जेब में से मिले। तो ये तो प्रधानमंत्री जी के ऊपर है, उसको बताना चाहिए। मेरे हिसाब से जो आंकड़े दिए गए रिजर्व बैंक के द्वारा, बाकी के द्वारा, कि पूरी जो करेंसी लगभग बैंकों में जमा हो चुकी है। अब प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए कि उसका एनालिसिस करके कि कौन सी धनराशि है जो कि काला धन था और वो पकड़े गए, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की। और फिर दूसरी बात, ये प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में ये कहा कि काला धन, अगर करेंसी ज्यादा होती है तो काला धन की गुंजाइश बहुत ज्यादा रहती है। उनको मालूम है, सरकारी आंकड़े हैं कि 94% वो अदर देन करेंसी में ब्लैक मनी होती है, सिर्फ 6% करेंसी में होती है। जो बाकी रियल एस्टेट है, बाकी बुलियंस और गोल्ड है, शेयर मार्केट है, विदेशी में ये सारे सवाल जब निकल कर आते हैं तो आपको लगता है कि क्या जिन किसान, मजदूर, नाबार्ड, यूरिया, बीज, आप जो जिक्र लगातार कर रहे थे, क्या आपको लगता है कि ये वो जमीन है जिस जमीन पर अगर स्थितियां अनुकूल हो जाएं तो देश की इकोनॉमी भी पटरी पर आ जाएगी? ऐसा महसूस होता है श्रीकांत जी? देखिए, निश्चित रूप से पंद्रह जी, अगर आप कोई सरकार की कमी अगर आप गिनाते हैं तो सरकार गंभीरता से उस पर काम करती है। लेकिन जिस तरह से हमारे काबिल मित्र, आप उनसे अपेक्षा तो कर नहीं सकते कि वो नरेंद्र भाई मोदी की सरकार की कोई प्रशंसा करेंगे। उनका काम है सरकार की आलोचना करना। लेकिन दुख इस बात का होता है कि तथ्यहीन आरोप लगाकर आलोचना करना। मैं ये बात पूछना चाहता हूं कांग्रेस के काबिल मित्र से, आप ये नहीं बता पा रहे देश को कि आपके कार्यालय के नीचे 40% लेकर आपका ही एक पदाधिकारी
पुराने नोट ले रहा था और नए नोट दे रहा था। तो आप लोगों को देखा है लोगों ने किस तरह से आपकी वर्किंग रही है सर? ये आप सब हिसाब लेंगे तो मैं बता दूंगा। मैंने आपको रोका नहीं सर, टाइम दीजिएगा। मैंने आपको रोका नहीं सर, मेरी बात पूरी नहीं होने दे रहे हैं, उनसे बात कर दे रहे हैं। प्रसून जी मैं बात करना चाहूंगा, जवाब नहीं, आपसे अपेक्षा है कि मैं अपनी बात पूरी करूं, उसके बाद हाँ। मैं सुनूंगा इनको। मेरा विनम्र प्रार्थना है कि आपने लगभग आजादी से आज तक लंबे समय तक इस देश में शासन बोलिए श्रीकांत जी, आप बोलिए, सुने आपको। प्रसून जी, मैं ये प्रार्थना करना चाहता हूं कि कांग्रेस ने आजादी से लेकर आज तक लंबे समय तक इस देश में शासन किया। आप किसान की बात कर रहे हैं, लेकिन किसान को आप नीम कोटेड यूरिया तक नहीं दे पाए। आप किसान की बात कर रहे हैं कि किसान लगातार आपके ही कार्यकाल में 3.5 लाख किसानों ने आत्महत्या की। आप उसके लिए जवाबदेही नहीं है आपकी। आपके समय 36 लाख करोड़ सिर्फ और सिर्फ इन उद्योगपतियों के आपने कर्जे माफ किए। इसका जवाबदेही किसकी है? और आपके होते हुए आपकी नाक के नीचे 1,86,000 करोड़ कोयले के नाम से, 1,76,000 करोड़ स्पेक्ट्रम के नाम से, 72,000 करोड़ कॉमनवेल्थ के नाम से खजाने से जाता रहा और आप मूक दर्शक बने रहे। अब जब पैसा आ रहा है और वो पैसा गरीब के उत्थान के लिए काम आ रहा है, तो सरकार पर आप झूठे आरोप लगा रहे हैं। अरे पेशेंस रखिए, हम आपको एक एक पाई का हिसाब देंगे। कांग्रेस पहले ये तो बताए कि ये जो उनके तहखाने में जो नोट बदल रहा था वो कौन था। दूसरी बात, प्रसून जी, आप तो कम से कम बता ही सकते हैं अपने आज तक के दर्शकों को कि इस देश में सरकारी बैंक भी हैं, प्राइवेट बैंक भी हैं, पोस्ट ऑफिस भी हैं और हमारे जिला सहकारी बैंक हैं। सबसे हिसाब किताब आ रहा है। हिसाब किताब आने के बाद में सरकार आंकड़े भी देगी, एक एक चीज का आंकड़ा देगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि विरोधी जो हमारे हैं, वैचारिक विरोध करिए, लेकिन जो मुद्रा बैंक के माध्यम से सरकार ने 3.5 करोड़ परिवारों को जो स्वरोजगार दिया है और उसमें 1,80,000 करोड़ जो राशि थी उसको हमने डबल कर दिया है, यानी कि 3,60,000 करोड़ कर दिया है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार गरीब को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाना चाहती है। इस देश की इकोनॉमी में उसकी हिस्सेदारी हो, वो भी आर्थिक रूप से संपन्न हो, यह सरकार का संकल्प है। अतुल अंजान जी, नोटबंदी का मुद्दा क्या अब सियासी मुद्दा बन गया है? ये तो बात सुनने दीजिए, आपने एक तरफा उनसे सुन लिया, खरी खोटी सुना दी और उसके बाद हमको जवाब भी नहीं देने देंगे। बोलिए, आप ही बोलिए। नहीं, मतलब ये तो सामान्य बात होती है। आप जवाब देने के लिए तो खटाक से आप श्रीकांत शर्मा जी को बोल दिए। हमसे मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि एनडीए सरकार ने मनरेगा के लिए टोटल पैसा बंद कर दिया, मजदूरों के पास से मजदूरी नहीं रही। और जो इन्होंने कहा कि कल घोषणा की कि किसानों के लिए, बता रहे हैं किसानों के लिए बहुत कुछ किया। इन्होंने 60 दिन का ब्याज केवल कोऑपरेटिव बैंक और प्राइमरी सोसाइटीज का किया है, बैंकों का नहीं किया है। असली ऋण तो बैंकों का है, उसके पे तो उन्होंने किया नहीं। किसानों के हिमायती बनते हैं। और दूसरा इन्होंने कहा कि 3 करोड़ जो केसीसी किसान क्रेडिट का 3 करोड़ के किसान क्रेडिट कार्ड हैं, उनको रुपए कार्ड में हमने कन्वर्ट कर लिया। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन टोटल तो 7 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड है। 4 करोड़ क्यों छोड़ दिए गए, उसके भाई हिसाब पूरा होना चाहिए। जो आवश्यकता थी किसानों का कर्ज माफ करने की लोग उम्मीद कर रहे थे। नहीं पुनिया जी, तो हम यहाँ पर चर्चा रोक रहे हैं। तुलंजान जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, विपिन मलिक साहब आपका भी, श्रीकांत जी आपका भी, क्योंकि ये एक ऐसा इशू है जिसके दायरे में पहली बार पूरा देश आया है और पूरे देश के भीतर की जो समस्याएं हैं, क्या वह दिल्ली से चली हुई इकोनॉमी के जरिए संवारी जा सकती है या मुश्किल हालात पैदा कर रही है। देश इस लकीर पर आकर खड़ा हो गया है और उसी में आरबीआई जिस स्थिति में है, जिसका जिक्र साख का हो रहा था, एसबीआई जो जिक्र कर रही है फरवरी तक का, कुछ विशेषज्ञ अप्रैल तक का जिक्र कर रहे हैं, कुछ 1 साल तक का जिक्र कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ये उलझन बड़ी लंबी है, ये वाकई एक मुश्किल स्थिति जरूर है। लेकिन अगर सरकार का नजरिया है कि वाकई गरीबों का हित, किसानों का हित हो रहा है, तो हमें लगता है फिर आखिर में वही स्थिति बन जाएगी कि चलो एक बार चुनाव में देख लेंगे क्या परिणाम आता है। लेकिन आज की चर्चा हम यहां पर रोक रहे हैं।